वेलकम दोस्तों, हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। ये अध्याय 2 का 5वां वीडियो है। आपके अध्याय 2 का नाम है संसाधन के रूप में लोग। पिछले वीडियो में हमने बेरोजगारी के बारे में देखा था। बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं। पर इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ से छोड़ा था, यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि जो बेरोजगारी जो होती है उससे जो अर्थव्यवस्था का समग्र विकास होता है, ठीक है, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यानी कि अगर हमारे किसी भी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदीग्रस्त होने वाली है, ये उसका सूचना प्रदान करता है। ठीक है, यदि किसी देश में बेरोजगारी बढ़ी तो समझ जाइए कि उस देश में मंदी आने वाली है, यानी कि धीमापन आने वाला है, पैसों की कमी आने वाली है। ठीक है, यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। ठीक है, यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है। ठीक है, संसाधन यानी कि जो हमारी जनसंख्या है, यहाँ पे संसाधन किसे कहा जा रहा है, जनसंख्या को कहा जा रहा है। और जो अन्य जो साधन होते हैं उन्हें कहा जा रहा है। क्योंकि अगर यदि बेरोजगारी नहीं होती, ठीक है, लोगों के पास बेरोजगार या लोगों के पास रोजगार होता तो हम उसी जनसंख्या को रोजगार दे पाते, उन्हें और अच्छे से काम सिखा पाते, उन्हें उनसे और काम करवा पाते। लेकिन बेरोजगारी के कारण क्या होता है जनसंख्या की संसाधन की बर्बादी होती है। ठीक है, अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। ठीक है, यदि हम लोगों को संसाधन की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, संसाधन की तरह यानी कि संसाधन हम किसे कहते हैं, संसाधन हम उन चीज़ों को कहते हैं जिन्हें हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए, प्रभावशाली ढंग से करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि हम जनसंख्या यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें हम अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या बन जाएंगे, दायित्व बन जाएंगे, जिम्मेदारी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, यदि हमारे देश की जनता बेरोजगार होगी, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो जो हमारी सरकार होगी, हमारा देश होगा, तो उन्हें उनका खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा, तो वो उस तरीके से हमारे लिए दायित्व बन जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। ठीक है, सांख्यिकी रूप से यानी कि यदि हम गिनती कर कर देखते हैं, ये संख्या के रूप में यदि हम देखते हैं तो जो बेरोजगारी की जो दर है वो निम्न है, यानी कि बेरोजगारी उतनी ज़्यादा नहीं है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। ठीक है, तो जिनकी आय कम है यानी कि निम्न आय, यानी कि जिनको कम पेमेंट मिलती है, और जिनकी उत्पादकता कम है यानी कि जो कोई ज़्यादा काम नहीं करते, उनकी गिनती हम रोजगार यानी कि रोजगार जिन लोगों को रोजगार मिलता है उनमें करते हैं, नियोजित लोगों में की जाती है। ठीक है, वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग क्या होते हैं जिनकी जो आय कम है और जिनकी उत्पादकता कम है, ऐसा लगता है कि वो लोग साल भर काम कर रहे हैं लेकिन वो जितना पैसा कमाते हैं, ठीक है, जितना काम करते हैं, तो वो उनकी क्षमता से कम है और उनकी आय के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यानी कि उन्हें उतना, वो अपनी क्षमता को उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग हमेशा रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते, और उन्हें उस काम से जो आय मिलती है वो उनका जीवन चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, यानी कि कम होती है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं। ठीक है, वो काम तो करते हैं यानी कि वो लोग मजबूरी में काम करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन पे ये सारे काम थोपा हुआ है। ठीक है, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उसे कितनी ठीक है, चाहे उसे कितनी भी कमाई हो।
अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि यानी कि जो जनसंख्या हमारी ऐसी है जिनकी आय कम है और उन्हें कम उत्पादकता वाला काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो चाहते नहीं है ऐसा काम करना कि जिसमें उन्हें कम काम मतलब आय कम मिले और कम उत्पादकता वो लोग करें। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि उन पे ये काम थोपे गए हैं और वो लोग कोई और काम करना चाहते थे। ठीक है, और वो मजबूरी में ये काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए और पैसों कमाने के लिए काम करना ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्रक में प्रचंड बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत में काम में साझेदारी और उत्पादित फल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। ठीक है, तो देखो, जो पहले हम कुछ समझ लेते हैं, इसके लिए पहले हमें समझना जरूरी है कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखो, उत्पादन के 3 क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, तो पहला क्षेत्रक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा क्षेत्रक होता है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा क्षेत्रक होता है सेवा क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक हम उसे कहते हैं जिसमें हम प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हैं और उत्पादन करते हैं, यानी कि उन्हीं चीज़ों का हम उत्पादन करते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, ठीक है, लोहा निकालना ज़मीन के अंदर से, ये जो मतलब माइंस होती है ये भी प्राथमिक क्षेत्रक में आती है। लोग खेती करते हैं, ये भी प्राथमिक क्षेत्रक में आती है, यानी कि वो लोग कच्चा माल प्रदान करते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक हम किसे कहते हैं? द्वितीय क्षेत्रक हम उस क्षेत्रक को कहते हैं जिसमें लोग जो प्राथमिक क्षेत्रक का सामान को बनाते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक के सामान से जो भी प्राथमिक क्षेत्रक से हम उन्हें मिलता है उससे कुछ नई चीज़ का विनिर्माण करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसे बनाते हैं। जैसे कि किसी ने गेहूँ उगाया, वो उस गेहूँ को किसी फैक्ट्री में बेचेगा, फैक्ट्री में आटा निकलेगा, आशीर्वाद आटा निकलेगा। ठीक है, तो जो आशीर्वाद आटा जो बना उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्रक कहेंगे, द्वितीय क्षेत्रक का उत्पादन कहेंगे। और जो आटा यानी कि जो गेहूँ उगाया उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्रक कहेंगे। तो जो खेती है, ठीक है, वो प्राथमिक क्षेत्रक में आती है। तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है? ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोजगार एक विशेषता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोजगार यानी कि खुद को रोजगार प्रदान करने एक विशेषता है, क्योंकि लोग खुद के खेत में काम करते हैं। ठीक है, यद्यपि आवश्यकता नहीं होती है, यद्यपि आवश्यकता नहीं होती यानी कि इस क्षेत्रक में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। ठीक है, तो जो पूरा परिवार होता है वो खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्रक में प्रचंड बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? प्रचंड बेरोजगारी उसे कहते हैं जब जैसे कि किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन 8 लोग कर रहे हैं। ठीक है, और जो 3 लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं उनके काम करने या ना करने से उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो खेत होते हैं, खेत क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक होता है, तो वो लोग उसमें स्वरोजगार होता है, यानी कि वो लोग खुद को ही काम देते हैं, खुद ही रोजगार कमाते हैं अपने खेतों से, और पूरा जो परिवार होता है वो खेतों में लग जाता है काम करने में। इस तरीके से इसमें प्रचंड बेरोजगारी होती है। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है, ठीक है, कि जो भी उत्पादन होता है उसे पूरा परिवार मिल बांट के खाता है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। तो इससे क्या होता है? खेत में सभी लोग काम करते हैं, उससे जो उत्पादित फल निकलता है उसे सब मिल बांट के खाते हैं, उसे सब मिल बांट के उसका हिस्सा रखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाई कम होती है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी 5 लोगों की आवश्यकता थी, उसमें 8 लोगों ने काम भी किया। ठीक है, जो 3 लोग एक्स्ट्रा थे उन्होंने भी काम किया, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ उत्पादन जो भी हुआ है उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। ठीक है, तो इससे उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए उनके पास हो जाएगा। तो इससे बेरोजगारी में जो कठिनाइयाँ, जैसे कि लोग बेरोजगारी के कारण भूखे मर जाते हैं, तो ये नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन इससे परिवार की गरीबी में कमी नहीं होती। ठीक है, और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर प्रवास करता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि
जो परिवार के सारे लोग हैं वो खेती में काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी परिवार में 8 लोग हैं, 5 लोग की ज़रूरत पड़ती है खेतों के काम करने में, ठीक है। और उसी खेत से वो लोग 8 लोगों के लिए मतलब फसल लगा रहे हैं, 8 लोग का मतलब भरण पोषण हो सके उसके लिए। तो सब अब 8 लोगों में वो हिस्सेदारी बटेगी जो भी उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो वो पर्याप्त नहीं होगा पूरे परिवारों के लिए, ठीक है। तो जो बचे हुए लोग होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, अधिशेष श्रमिक कहलाएंगे, ठीक है। मतलब जो एक्स्ट्रा श्रमिक है, ठीक है। तो अब उनके वो सोचेंगे कि हम और रोजगार कमाते हैं, तो गांव में तो रोजगार मिलता नहीं है, तो वो इसके लिए क्या करते हैं, शहरों की ओर प्रवास करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग शहरों की तरफ क्यों प्रवास करते हैं, रोजगार की तलाश में, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो तीनों क्षेत्रक होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जो तीनों क्षेत्रक होते हैं उनमें जो रोजगार का जो दृश्य है, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है, ठीक है। तो इसमें लेखक कह रहा है जो कृषि है, देखा मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। तो जो कृषि क्षेत्रक यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, तो वो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है। अवशोषण करता है यानी सोख लेता है। कैसे सोख लेता है, श्रमिकों को सोख लेता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिस काम के लिए ज़्यादा कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है पूरा परिवार उसी काम में लग जाता है, तो इस तरीके से वो अवशोषण करने लगता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछेगा या कभी आपको क्वेश्चन आता है या प्रश्न आता है कि सबसे अधिक अवशोषण करने वाला कौन सा क्षेत्रक है, तो आप क्या बोलेंगे, कृषि का क्षेत्रक, ठीक है। कृषि सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है, ठीक है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगार के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है, ठीक है। तो पिछले कुछ वर्ष से क्या हो रहा है कि प्रचंड बेरोजगारी जो है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही। प्रचंड बेरोजगारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रचंड यानी कि जो दिखती नहीं है। दिखती कैसे नहीं है कि 5 लोग की आवश्यकता है लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 8 लोग काम कर रहे हैं तो उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, कृषि में जो जनसंख्या निर्भर रहती थी उसकी निर्भरता में कमी आई है, यानी कि अब कम लोग हैं जो कृषि पर निर्भर रहने लगे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में चला गया है। तो जो कृषि में जो अधिशेष श्रम था उसका जो कुछ भाग था वो द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में चला गया है, ठीक है। यानी कि जो कृषि में जो एक्स्ट्रा लोग थे जो प्रचंड बेरोजगारी के कारण, मतलब वो ऐसे लोग थे जो दिखते नहीं थे लेकिन बेरोजगार थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा काम करते रहते थे खेतों में, तो वो लोग, ठीक है, मतलब कृषि के क्षेत्रक से हटके किस में चले गए हैं, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में चले गए हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण होता है, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है, जिसमें हम कोई विनिर्माण कार्य करते हैं, ठीक है। तो जो छोटे पैमाने पे जो विनिर्माण कार्य होता है उसमें सबसे अधिक अभिशोषण होता है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीकी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। तो तृतीयक हमने मतलब प्राथमिक क्षेत्रक देखा, ठीक है, हमने द्वितीयक क्षेत्रक देखा। अब तृतीयक क्षेत्रक क्या होता है, जो सेवा वाला जो क्षेत्रक होता है ना, जो क्षेत्रक वस्तुओं का उत्पादन ना करके सेवा का उत्पादन करता है। सेवा का उत्पादन जैसे कि कोई ट्रक ड्राइवर है, वो ड्राइवर ही कर रहा है, आपको एक जगह से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ रहा है, तो वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है। कोई स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हो, तो वो स्कूल आपको क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरी की विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। तो जो सेवाएं होती हैं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमको सूचना प्रदान करती है, ठीक है, या सेवा प्रदान करती है। ऐसी नई नई सेवाएं सामने आ रही है तृतीयक क्षेत्रक से, ठीक है। और जो तृतीयक क्षेत्रक है वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं,
ठीक है। तो हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें बताया कि लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है, कैसे परिसंपत्ति बन जाते। परिसंपत्ति यानी कि वो लोग संपत्ति की तरह काम करने लगते जिससे फ़ायदा होता है उनके गांव को। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके, ठीक है। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। तो एक गांव था जहाँ पे परिवार रहते थे, मतलब उनका उस गांव का उत्पादन अच्छा होता था तो उनके पैसे भी बच जाते थे और परिवार को जो भी मतलब पर्याप्त होता था और लोग अपने बच्चों को पढ़ा भी लेते थे। एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। कृषि महाविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर कॉलेज में। लड़के को निकट के लिए के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। तो वो जो बच्चा था वो क्या बन गया, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन गया, यानी कि कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता मिल गई, ठीक है। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया। तो देखो अब वो कृषि इंजीनियर बन गया, गांव का लड़का था भैया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसने एक हल का नमूना तैयार किया, उन्नत हल का नमूना तैयार किया जिसमें गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो वो हल मतलब अच्छी नई टेक्नोलॉजी का था, तो उसके उपयोग से क्या हुआ, गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई, ठीक है। तो यानी कि जो एग्रो इंजीनियरिंग का काम था, यानी कि जो एग्रो इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं, जो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब कुछ बनाते हैं, यानी कि कृषि से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग होती है, संबंधित जो इंजीनियरिंग होती है उसे हम एग्रो इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो काम भी वहीं पे शुरू हुआ था और वहीं पे मतलब सृजित हुआ, ठीक है, वहीं पे उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ, किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने वाला लगने वाला समय अब बचने लगा, ठीक है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा, यदि हम लोगों को पढ़ाते हैं तो उससे नए नए काम का सृजन होता है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा था जो बालक बड़ा होकर एग्रो इंजीनियरिंग की, उसने वो एग्रो इंजीनियर बना, तो उसने एक हल मतलब एक उन्नत हल का नमूना तैयार किया। उससे गेहूं का उत्पादन बढ़ा, ठीक है, उपज बढ़ी। तो जो शेष फसल थी उन्होंने अपने बाजू वाले गांव में भेज दिया। तो इसको क्या हुआ, इससे एक एग्जाम्पल सेट हुआ, ठीक है, एक उदाहरण मिला लोगों को। तो गांव के बाकी लोगों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना मतलब शुरू करा, एक स्कूल खोला और वहीं एक लड़की ने सिलाई सीखी और सिलाई का काम खोल लिया गाँव में, ठीक है। इससे जो लोग गाँव के लोग हैं वो सिले हुए कपड़े पहनने लगे और उनका जो दूर जाना पड़ता था उन्हें गाँव से, ठीक है, वो अब उनका वो दूर जाने का समय बचता है, ठीक है। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, ठीक है, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग के लिए अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया, ठीक है। तो ये एक साधारण गांव की कहानी थी जहां पर देखो पहले सिर्फ लोग खेती करते थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे एग्रो इंजीनियर हो गया, एक दर्जी का काम चालू हो गया, स्कूल खुल गए, ठीक है, और अन्य तरीका और बाजार भी अच्छा हो गया क्योंकि लोग मतलब बाजार में जो उनका
जो एक्स्ट्रा सामान बचता था उत्पादन का वो बाजार में बेच देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, तो उस गांव में आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्तर के रूप में वो विकसित हो गया, यानी कि वो गांव का विकास हो गया। ठीक है, तो इस कहानी से हमने देखा, क्या देखा कि हम जो हमारी जनसंख्या है उसे हम संसाधन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यदि कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उससे पूरे समाज का कल्याण होता है, कैसे होता है ये भी हमने देखा। ठीक है, और बेरोजगारी क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे हमारी जनसंख्या को गुणवत्ता प्रदान करता है, ये सब हमने इस पाठ में देखा। ठीक है, तो यदि आपको इस पाठ में कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसे छोड़ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और डेली आपको सारे सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है वो हम हमारे चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।